शुरुआत हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस इंटरव्यू से ही करेंगे जिसमें आपको भारत का आज और 2024 का आगाज दोनों नजर आएंगे। और ये एक ऐसा इंटरव्यू है जिसमें भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए एक नहीं बल्कि कई ब्रेकिंग न्यूज होंगी। और ये इंटरव्यू आज हमारे देश के विपक्षी नेताओं को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि इसमें विपक्ष के भी काम की कई खबरें आपको दिखाई देंगी। भारत में महंगाई और बेरोजगारी के जिन मुद्दों पर सबसे ज्यादा राजनीति होती है, उन पर प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार आज कुछ आंकड़े पेश किए हैं। वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का ज्ञान फॉर्मूला क्या है, इसका जिक्र भी इस इंटरव्यू में आपको मिलेगा। और आजकल हमारे देश में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन क्या मोदी की गारंटी सिर्फ एक चुनावी नारा है? इसके बारे में आज आपको खुद प्रधानमंत्री मोदी बताने वाले हैं। और इस इंटरव्यू में आपको प्रधानमंत्री मोदी की विश लिस्ट से लेकर उनकी वर्क लिस्ट, मोदी का मैनेजमेंट स्टाइल, 2024 में मोदी की हैट्रिक की गारंटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी का विजन आपको पता चलेगा। और इस इंटरव्यू से आपको यह भी पता चलेगा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्रियों के ऐलान के पीछे बीजेपी की सोच आखिर क्या थी। अब देखिए कितने सारे सवाल हैं, और ये वो सारे सवाल हैं जो हमारे देश की जनता के मन में, आपके मन में हमेशा से ही रहते हैं। और कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष के नेता अक्सर उठाते रहते हैं। ये इंटरव्यू इंडिया टुडे के चेयरपर्सन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी, वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी और ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर राज चिंगप्पा ने मिलकर किया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह इंटरव्यू हमें इंडिया टुडे मैगजीन के लिए दिया है। यानी ये टीवी इंटरव्यू नहीं है, लेकिन इसकी गारंटी हम आपको देते हैं कि ये 2023 का आखिरी इंटरव्यू होने के साथ सबसे बड़ा इंटरव्यू भी साबित होने वाला है, जो वर्ष 2024 में भारत की राजनीति का एजेंडा सेट करेगा। इसलिए अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, सीट बेल्ट्स बांध लीजिए, और अगले 1 घंटे तक आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी के इन तमाम मुद्दों पर क्या विचार हैं, उनके क्या जवाब हैं। इस इंटरव्यू की शुरुआत हमने सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी को इंडिया टुडे का न्यूज मेकर ऑफ द ईयर बनने के लिए बधाई के साथ दी, क्योंकि बड़ी बात यह है कि इंडिया टुडे ने इस साल के लिए उन्हें न्यूज मेकर ऑफ द ईयर चुना है। और इसके बाद उन्होंने हमें धन्यवाद दिया और फिर यह भी कहा कि उनके लिए इस साल के कई न्यूज मेकर्स हैं। हमारे लिए तो वो न्यूज मेकर हैं, लेकिन उनके लिए न्यूज मेकर्स कौन है? तो उन्होंने बताया कि उनके न्यूज मेकर्स में फसलों की रिकॉर्ड पैदावार करने वाले और मिलेट क्रांति लाने वाले किसान हैं, G20 के आयोजन को सफल बनाने वाले लोग हैं, एशियन गेम्स, एशियन पैरा गेम्स और दूसरी खेल प्रतियोगिताओं में देश के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ी हैं, स्टार्टअप्स के क्षेत्र में शानदार काम करने वाले युवा हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि वो उन महिलाओं को भी इस साल के लिए न्यूज मेकर मानते हैं जो देश में महिला सशक्तिकरण की एक नई कहानी लिख रही हैं। तो हमारे लिए प्रधानमंत्री मोदी इस साल के न्यूज मेकर हैं, लेकिन उनके लिए बहुत सारे न्यूज मेकर्स हैं। और उन्होंने यह भी कहा कि जो भारत पहले दुनिया में काफी पीछे छूटा हुआ था, वो अब आगे बढ़कर दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। और आज के समय को उन्होंने भारत का समय बताया है। और आपने देखा भी होगा, वो अक्सर दुनिया के बड़े बड़े मंचों से ये बात कहते हैं कि ये जो समय है, ये भारत का समय है, ये युग भारत का युग है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी इंडिया टुडे के न्यूज मेकर ऑफ द ईयर बने हैं। इससे पहले भी उन्हें 3 बार इसके लिए चुना गया है। और बड़ी बात यह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी भारत में तो सबसे लोकप्रिय नेता हैं ही, साथ ही वो दुनिया के भी सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पहले आप ये देख लीजिए, जब जब नरेंद्र मोदी बने इंडिया टुडे के न्यूज मेकर ऑफ द ईयर 2014, 2016, 2019 और अब 2023, इससे आपको उनकी कंसिस्टेंसी पता चलेगी, इससे आपको उनका ट्रैक रिकॉर्ड पता चलेगा कि वो 2014 से लेकर और अब 2024 आने वाला है, इन 10 वर्षों में वो लगातार न्यूज मेकर ऑफ द ईयर बने रहे, जैसा कि आप देख सकते हैं अलग अलग वर्षों में। और इस समय उनकी लोकप्रियता अपने चरम पर है, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। अब देखिए, दुनिया में उनकी अप्रूवल रेटिंग सबसे ज्यादा है इस समय, और वो है 76%, 76%।
जबकि ब्राजील के राष्ट्रपति की अप्रूवल रेटिंग 49% है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज की 47% है, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की 41% है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की अप्रूवल रेटिंग इस समय 37% है। अब आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री मोदी सबसे ऊपर इस समय आपको नजर आते हैं। उनके जो ग्लोबल रेटिंग्स हैं वो हैं 76% इस समय। यानी भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में भी लोकप्रियता के मामले में प्रधानमंत्री मोदी के आसपास कोई नहीं है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के शायद पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 10 साल से देश में सरकार चला रहे हैं, लेकिन उनके खिलाफ देश में कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर नहीं है, बल्कि इस समय 10 साल बाद भी उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। और इसी को बहुत सारे लोग मोदी मैजिक का नाम भी देते हैं। तो ये जो न्यूज मेकर ऑफ द ईयर उन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है, इसके पीछे आप ये समझिए कि ये कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए रही होगी। कोई भी नेता अगर 10 साल तक सत्ता में रहता है तो लोग थकने लगते हैं, लोग आलोचना करने लगते हैं, लोग बदलाव की तरफ देखने लगते हैं, लोग कहने लगते हैं कि भाई अब बहुत हो गया, अब हमें एक नया नेता चाहिए, हमें एक चेंज चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी एक अपवाद है और 10 साल के बाद भी लोगों के अंदर जो उनकी भूख है और जो उनकी लोकप्रियता है वो लगातार बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। इस इंटरव्यू में जब हमने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि वो इस साल की अपनी यात्रा को कैसे देखते हैं, तो उन्होंने हमें कहा कि उनका मूल्यांकन सिर्फ 1 साल के आधार पर करना गलत होगा। उनका ऐसा कहना है कि आज जब वो कोई काम शुरू करते हैं तो ये काम वो नहीं होता जिसे लोग देख रहे होते हैं, जो लोगों को दिखाई देता है। असल में उस काम की अंतिम तस्वीर उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी और भव्य होती है, जिसमें वो एक बहुत बड़े कैनवस पर काम करते हैं और एक कलाकार की तरह एक बिंदु से अपने पूरे मिशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन जब वो मिशन शुरू होता है तो उसकी अंतिम तस्वीर को कोई देख नहीं सकता और उसके बारे में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को ही पता होता है। और उन्होंने बहुत सारी बातें आज कही हैं। मैं वो सारी बातें एक एक करके पॉइंटर्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन शुरुआत में जो उन्होंने बात कही वो शायद आपको भी बड़ी अच्छी लगेगी। जो कह रहे हैं कि वो एक आर्टिस्ट की तरह काम करते हैं और जब वो किसी प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो उस प्रोजेक्ट में उनको पता होता है कि ये प्रोजेक्ट का जो एंड गेम है ये कहां जाकर समाप्त होगा, ये कोई और उस समय नहीं देख सकता। और आज इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने 2 उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण उन्होंने गुजरात में बने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दिया और कहा कि जब उन्होंने गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने का फैसला किया, तब कई लोगों को लगा कि इसका संबंध गुजरात की राजनीति और वहां के चुनावों से होगा। लेकिन आज इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने असल में टूरिज्म के पूरे इकोसिस्टम को बदल दिया। और अब पिछले ही दिनों एक नया रिकॉर्ड बना जब एक ही दिन में 80,000 से ज्यादा लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए आ रहे हैं। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, जब मैं शुरू करता हूं तो मुझे समापन बिंदु पता होता है, लेकिन मैं शुरुआत में अंतिम मंजिल या ब्लूप्रिंट की घोषणा नहीं करता। इसलिए आज आप जो देख रहे हैं वो नहीं है जिस पर मैंने काम किया है। कहीं ज्यादा बड़ी तस्वीर अंततः आपके सामने आएगी। मैं बड़े कैनवस पर काम करता हूं, एक कलाकार की तरह। मैं एक बिंदु से शुरू करता हूं, पर उस समय अंतिम तस्वीर देखी नहीं जा सकती। तो बहुत सारे लोगों ने जब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में, माफ कीजिएगा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में बात होती है, तो प्रधानमंत्री मोदी का ऐसा कहना है कि जब उन्होंने यह ऐलान किया कि 182 फुट के स्टैच्यू का निर्माण करेंगे, तो बहुत लोगों को लगा कि इसका संबंध गुजरात विधानसभा की 182 सीटों से है। कुछ तबकों को लगा कि यह चुनाव से पहले एक समुदाय को खुश करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन देखिए किस तरह यह पूरे टूरिज्म इकोसिस्टम के रूप में विकसित हुआ और अब एक दिन में 80,000 लोग इस जगह पर जा रहे हैं। यह एक उदाहरण उन्होंने दिया। दूसरा उदाहरण उन्होंने दिल्ली में बने भारत मंडपम का दिया और कहा कि जब भारत मंडपम का निर्माण हो रहा था तब किसी ने नहीं सोचा था कि यहां G20 का समिट हो सकता है। या शुरुआत में देखिए वो क्या कहते हैं, भारत मंडपम, जब भारत मंडपम का काम शुरू हुआ किसी ने नहीं सोचा कि यहां G20 होगा, लेकिन मैं योजना पूर्वक काम कर रहा था। अगर मैं नई पार्लियामेंट बिल्डिंग या गरीबों के लिए 4 करोड़ घरों की दिशा में काम करता हूं तो यह भी
इतनी ही योजना बनाकर और समर्पण के साथ करता हूं। और वो आगे कहते हैं कि लेकिन ऐसा हुआ, ये सारी योजनाएं पूरी हुई, और इससे आप ये समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जब किसी चीज को शुरू करते हैं तो उन्हें ही ये पता होता है कि ये चीजें, ये प्रोजेक्ट्स आगे जाकर कहां रुकने वाले हैं, इनका जो एंड गेम है उनका वो क्या होने वाला है। अब कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूं। प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से 2 उदाहरण दिए हैं, भारत मंडपम का और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का। लेकिन अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री जब कोई एक छोटी सी योजना भी शुरू करते हैं तो लोग शुरुआत में समझ नहीं पाते। लोग सोचते हैं कि ये योजना सिर्फ एक खास काम के लिए है, लेकिन वो योजना आगे चलकर कितनी बड़ी बन जाती है देखिए। उदाहरण के लिए आप प्रधानमंत्री जन धन योजना को याद कीजिए, जिसके तहत देश में आम लोगों के बैंक खाते खोले गए थे। उस समय कई एक्सपर्ट्स ने कहा था कि इससे देश को, गरीबों को कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि भारत के आम लोग बैंकों में अपना पैसा रखते ही नहीं। और तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आप कोई पैसा मत रखिए, लेकिन बैंक में अकाउंट जरूर खोलिए, और अकाउंट खोले। लेकिन इस योजना को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा एंड गेम था। इस योजना की वजह से देश में 50 करोड़ लोगों के बैंकों के मुफ्त खाते खुल गए, और इसी योजना की वजह से कुछ वर्षों के बाद सरकार अलग अलग योजनाओं के लिए लोगों के बैंक खातों में डायरेक्ट ट्रांसफर पैसा कर पाई, डायरेक्ट पैसा भेज पाई। जो आज आप देखते हैं गरीबों के बैंक अकाउंट में अक्सर चर्चा होती रहती है कि सीधा पैसा पहुंच जाता है, वो कैसे पहुंचता है? वो इसी योजना का असर है। और आज हमारे देश में छोटे से छोटा दुकानदार अगर डिजिटल लेन देन कर पा रहा है, और कोविड के दौरान अगर सरकार के पास लोगों का पूरा डिजिटल डेटा था, आपको रियल टाइम में यह पता चलता था कि कितनी वैक्सीन लग चुकी हैं, कितनी इस समय लग रही हैं, कितनी लगने वाली हैं। देश के एक एक व्यक्ति का डेटा पता होता था, और यह पता था कि इस व्यक्ति को कितनी वैक्सीन लगी है। तो कोविड का डेटा देख लीजिए, वैक्सीन का डेटा देख लीजिए, या वो उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को आप देख लीजिए, जिनको सीधे उनके बैंक खातों में आज पैसा सरकार भेज रही है। तो इसका एक कारण मोदी सरकार की यही योजना है, जिसके तहत देश में लोगों के बैंक खाते खोले गए थे, और धीरे 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 ये योजना इतना इसका विस्तार होता चला गया कि आज देश का हर गरीब आदमी इस योजना से फायदा उठा रहा है। तो ये योजना एक बहुत अच्छा उदाहरण है जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो एक आर्टिस्ट की तरह काम करते हैं, और उन्हीं को पता होता है कि इस योजना का असर आखिर में कितना विस्तृत होगा। यहां बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री जब किसी चीज को शुरू करते हैं तो वो उसे आखिर तक छोड़ते नहीं है, और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का समाप्त होना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो इस इंटरव्यू में जो एक बात सामने आई वो है कंसिस्टेंसी। 1990 में जब प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के एक कार्यकर्ता थे, तब उन्होंने अनुच्छेद 370 के खिलाफ श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए यात्रा की थी, और उस समय की तस्वीरें आज आप देख सकते हैं। इसके बाद जब वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने अनुच्छेद 370 हटाने से पहले 18 बार जम्मू कश्मीर की यात्रा की एक प्रधानमंत्री के तौर पर, और उनकी सरकार के अलग अलग मंत्रियों ने भी 5 अगस्त 2019 से पहले 146 बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया, और फिर 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को हमेशा के लिए जम्मू कश्मीर से समाप्त कर दिया। यानी बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में जिस चीज को नरेंद्र मोदी लेकर चले, उन्होंने उसे पूरा किया, और इस इंटरव्यू में उनकी एक कंसिस्टेंसी दिखती है। और आजकल प्रधानमंत्री मोदी का पूरा जोर जैसे भारत को सेमीकंडक्टर चिप्स का हब बनाने पर है, और वो अलग अलग तरह से प्रयास कर रहे हैं, और इन प्रयासों का अंतिम बिंदु क्या होगा यह भी इस समय आपको और हमें दिखाई नहीं देगा। इस बारे में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को ही पता होगा कि इसकी आखिरी मंजिल क्या है। इस इंटरव्यू में हमने प्रधानमंत्री मोदी से और 2 सवाल पूछे। पहला ये, इस साल भी भारत को दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाए रखने में उनकी कौन सी नीतियां और फैक्टर्स अहम रहे, और दूसरा यह कि उनका मैनेजमेंट स्टाइल क्या है। इस पर उन्होंने कहा कि अनुभव के मामले में उनकी यात्रा काफी अनूठी है, क्योंकि सरकार के प्रमुख के रूप में उनके पास लगभग 23 साल का अनुभव है। लेकिन इससे पहले भी उन्होंने देश भर में यात्राएं करके जो अनुभव हासिल किया, और गरीबी ने उन्हें भारत की जमीनी हकीकत से जिस तरह जोड़कर रखा, वो फैक्टर्स उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। यानी उनके 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जो बाकी नेताओं में आपको मिलते नहीं हैं। एक, वो लगातार जमीन से जुड़े रहे हैं। दूसरा, उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताया है। एक गरीब की क्या चुनौतियां होती हैं, एक गरीब कैसे सोचता है, ये वो अच्छी तरह से जानते हैं। और सबसे बड़ी बात,
23 साल का प्रशासनिक अनुभव एक प्रमुख के तौर पर बहुत ही कम लोगों के पास है पूरी दुनिया में। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि उनका मैनेजमेंट स्टाइल बहुत अलग है, क्योंकि नीतियों और नीति निर्माताओं को लेकर वो बाकी नेताओं से, बाकी लोगों से अलग सोचते हैं। उनका कहना है कि वो योजनाओं को बनाते समय अर्थशास्त्रियों और एक्सपर्ट से राय तो जरूर लेते हैं, लेकिन फैसले के समय वो इन सुझावों के साथ अपने उस अनुभव का भी इस्तेमाल करते हैं जिसमें उन्होंने इस देश की जमीनी हकीकत को अपनी आंखों से देखा और समझा है। और प्रधानमंत्री मोदी इसी जवाब में आगे कहते हैं कि मैं कुछ भी अच्छा लगे इसलिए नहीं करता, लेकिन अच्छा हो इसलिए करता हूं। और वो ये भी कहते हैं कि गरीबी में पले बड़े होने के कारण उन्हें पता है कि किस तरह से लोगों के जीवन में सुधार लाया जा सकता है और इस देश की असली चुनौतियां क्या हैं, वो इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। अब अगर मैं उनको पढ़ूं जो उन्होंने बात कही, वो कहते हैं मैंने सरकार के प्रमुख के रूप में 23 साल सेवा की है गुजरात में और केंद्र में, लेकिन उससे पहले 30 साल मैंने देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा की और लोगों के बीच रहा। जीवन भर मैं अपने आप को छात्र ही मानता आया हूं और दूसरों के अनुभव और बुद्धिमत्ता से सीखने में विश्वास रखता हूं। इसलिए मैं धन्य हूं कि मेरा जमीनी हकीकतों से मजबूत जुड़ाव है। वो फिर कहते हैं नीति बनाने का मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मैं सभी अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों को सुनता हूं और उनकी सलाह मेरे जमीनी जुड़ाव और देश की जी गई वास्तविकता को मिला जुलाकर अपनी नीतियां और रणनीतियां बनाता हूं। मेरे जमीनी संबंध के परिणाम स्वरूप मेरे कन्विक्शन यानी भीतरी विश्वास भी मजबूत है। मैं कुछ भी अच्छा लगे इसलिए नहीं करता। तो देखिए ये जो बड़ी बात है, और ये मुझे लगता है कि देश के लोगों को उनकी ये बात सुननी चाहिए। वो कहते हैं कि कोई चीज अच्छी लगे वो इसलिए नहीं करते, बल्कि वो इसलिए करते हैं ताकि वो चीज, उस चीज से लोगों का अच्छा हो, लोगों का भला हो। वो ऐसा कहते हैं, I don't do things because it looks good. I do it because it will do good. और इस बात को आज आप कोविड के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। आपको याद होगा जब कोविड आया था उस समय दुनिया भर के एक्सपर्ट्स भारत को अपने अपने सुझाव दे रहे थे। पश्चिमी देश कोविड से कैसे निपट रहे हैं वो सारे फॉर्मूले वो भारत को बता रहे थे, और ये भी बता रहे थे कि भारत को कैसे कोविड से बचना होगा। जैसे पश्चिमी देशों में कोविड की वजह से जब लॉकडाउन लगाया गया तो वहां लोगों की आर्थिक मदद के लिए उनके बैंक खातों में पैसे भेजे गए, और उस समय कई एक्सपर्ट्स ऐसा मानते थे कि भारत को भी पश्चिमी देशों की तरह ही अपनी नीतियां बनानी चाहिए, सिर्फ पश्चिमी देशों को कॉपी कर लो। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अनुभव से यह फैसला लिया कि कोविड में भारतीयों के लिए वही नीतियां बननी चाहिए जो पश्चिमी देशों के हिसाब से नहीं, बल्कि हमारे देश के लोगों के हिसाब से, उनकी आदतों के हिसाब से, उनके संस्कारों के हिसाब से, उनके चुनौतियों के हिसाब से होनी चाहिए। यानी इंडियन फॉर्मूला होना चाहिए जो मेड इन इंडिया हो। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को उनके बैंक खातों में पैसे भेजने की बजाय उन्हें सबसे पहले मुफ्त राशन देने के लिए एक योजना शुरू की जिसका नाम था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो प्रधानमंत्री इस बात को समझ रहे थे कि अगर सरकार ने लोगों को पैसा दिया तो भारत के लोग इस पैसे को खर्च करने के बजाय शायद इसे वापस जमा करके अपने पास रख लेंगे, क्योंकि हमारे यहां जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, अगर उन्हें पैसा मिल भी जाता है तो वो बचत करके उसे रख लेते हैं, खर्च नहीं करते। लेकिन अगर उन्हें मुफ्त राशन दिया गया तो इससे लोगों को सही मायनों में मदद मिलेगी, और कोई भी व्यक्ति अगर उसका पेट भरा नहीं है तो फिर वो जीत नहीं सकता। ये बात आप जानते ही हैं कि कोई भी लड़ाई तभी जीती जाती है जब लोगों का पेट भरा होता है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड में भोजन की आवश्यकता को समझा, और ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और उन्होंने अपने जीवन में लंबे समय तक गरीबी को देखा है और वो गरीबी में स्वयं भी रहे हैं। एक बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट था जब सरकार ने ये योजना शुरू की। आज वो एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारत के हर जिले में कम से कम एक रात बिताई है। तो इसलिए आप खुद सोचिए प्रधानमंत्री मोदी के पास इस देश को लेकर कितना अनुभव होगा, और उनके इसी अनुभव का फायदा भारत को अभी भी मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे नेता हैं जो किसी भी मुद्दे को जन आंदोलन में बदल देते हैं, और इनमें स्वच्छ भारत मिशन एक बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री से जब हमने इन्हीं जन आंदोलनों को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने हमसे कहा कि मक्खन पर लकीर तो सब करते हैं,
लेकिन वो पत्थर पर लकीर करने में विश्वास रखते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें इस बात का पूरा विश्वास क्यों है कि भारत अगले ही कुछ वर्षों में अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। हमने उनसे पूछा, आप स्वच्छता, साफ सफाई जैसे मुश्किल सेक्टर वाले विषय क्यों उठाते हैं और यहां तक कि स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भी उनके बारे में बोलते हैं? तो वो कह रहे हैं, मक्खन पर लकीर तो सब करते हैं, करनी है तो पत्थर पर लकीर करो, कठिन है तो क्या हुआ, शुरुआत तो करो। मैं इसी में विश्वास करता हूं जो मुझे कठिन और असुविधाजनक कामों को हाथ में लेने का गहरा और भीतरी विश्वास देता है। ऐसा उनका कहना है। आगे क्या होगा, इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ आंकड़े दिए हैं और यह बताया है कि वर्ष 2001 में जब वो गुजरात के प्रधानमंत्री बने तब गुजरात की अर्थव्यवस्था 2,17,000 करोड़ रुपए की थी। और यह बात वो क्यों कह रहे हैं? हमने उनसे पूछा, आप कैसे आश्वस्त कर रहे हैं कि भारत 50 खरब डॉलर की और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने? ये आप कैसे आश्वस्त कर रहे हैं? कैसे बनेंगे हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था? तो उनका जवाब सुनिए। जब 2001 में गुजरात का मुख्यमंत्री बना, उसकी अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 2.17 लाख करोड़ रुपए था। जब प्रधानमंत्री बनने के लिए मैंने गुजरात छोड़ा, गुजरात की अर्थव्यवस्था का आकार 11.1 लाख करोड़ रुपए हो चुका था। यानी 13 वर्षों में 5 गुना उन्होंने बढ़ा दिया। और आज गुजरात की अर्थव्यवस्था लगभग 21.6 लाख करोड़ रुपए की है। इसी तरह जब 2014 में मैं प्रधानमंत्री बना, भारत की अर्थव्यवस्था 20 खरब डॉलर यानी 167 लाख करोड़ रुपए की थी और 2023-24 के अंत में भारत का जीडीपी 312 लाख करोड़ रुपए से अधिक होगा। 23 वर्ष का मेरा यह ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कि यह रियलिस्टिक टारगेट है, ऐसा उनका कहना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने में 60 साल लगे थे और वर्ष 2007 में भारत $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना था। लेकिन आज आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में भारत की अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन से 3.75 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, $4.25 ट्रिलियन। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब वो देश को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। और अगर प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे हैं तो इसकी भी 100% गारंटी आप मान सकते हैं। अब देखिए, एक ऐसा मुद्दा जिसे हमारा विपक्ष बहुत उठाता है, यह सवाल हमने भी प्रधानमंत्री मोदी से पूछा। इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कुछ आंकड़े दिए हैं। हमारा सवाल क्या था? हमने पूछा, विपक्ष का कहना है कि महंगाई और नौकरियां नहीं होने से गरीब लोग परेशान हैं। इन आलोचकों को आज आप क्या कहेंगे? तो वो तमाम लोग जो महंगाई और नौकरी का मुद्दा उठाते हैं, अब ध्यान से सुने, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद आपके सामने आकर ये आंकड़े आपको दे रहे हैं। उनका जवाब है, आरोपों को एक तरफ रख देते हैं और तथ्यों की बात करते हैं। सदी में एक बार आने वाली महामारी के 2 वर्षों और वैश्विक टकरावों से वैश्विक सप्लाई चेन के तहस नहस हो जाने और यहां तक कि दुनिया भर में मंदी का दबाव पैदा होने के बावजूद भारत ने अच्छा लचीलापन दिखाया है। भारी मुश्किलों, वैश्विक संकटों, सप्लाई चेन के टूटने और भू राजनीतिक तनावों का दुनिया भर में कीमतों पर असर पड़ा। इसके बावजूद, अब देखिए आंकड़े, आप ध्यान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री आंकड़े दे रहे हैं। इसके बावजूद 2014 और 15 और 2023 और 24 के बीच औसत मुद्रास्फीति मात्र 5.1% थी, जबकि इससे पहले के 10 वर्षों में यानी 2004 से 2014 के बीच जब यूपीए की सरकार थी, तब औसत महंगाई दर 8.2% थी, जिससे आप समझ सकते हैं कि यूपीए सरकार की तुलना में मोदी सरकार में महंगाई कितनी कम रही। यानी यूपीए सरकार के दौरान 8.2% रही और मोदी सरकार के दौरान 5.1% रही। अब वो ये भी पूछ रहे हैं कि अब आप ही बताइए कौन सी ज्यादा है, 5.1 या 8.2? और यही बात विपक्षी नेताओं से भी पूछनी चाहिए। इसके बाद अगला सवाल था, रोजगार और नौकरियों के सृजन के बारे में आप क्या कहेंगे? और वो कहते हैं कि यह हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है, इसलिए हमने पूंजी निवेश पर खर्च लगातार बढ़ाया। 2023-24 के बजट में इसे बहुत अधिक बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए कर दिया है, जबकि 2013-14 में यह 1.9 लाख करोड़ रुपए
हुआ करता था। तो 1.9 लाख से 10 लाख करोड़ कर दिया, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब देखिए आगे वो कहते हैं कि जब भारत में 10 वर्षों से भी कम समय में मेट्रो लाइन की लंबाई को 248 किलोमीटर से 905 किलोमीटर पर ले गया, क्या इससे अधिक नौकरियां पैदा नहीं हुई? जब भारत 10 वर्षों से भी कम समय में हवाई अड्डों की संख्या 74 से 149 पर ले गया, क्या इससे नौकरियां पैदा नहीं हुई? जब मेडिकल कॉलेज की संख्या 10 साल में 387 से बढ़कर 706 हो गई, क्या इससे नौकरियां नहीं पैदा हुई? 2014 की स्थिति की तुलना में अगर सड़कों का निर्माण दुगना हुआ, क्या इससे और अधिक नौकरियां पैदा नहीं हुई? और यही कारण है कि हाल के वर्षों में श्रम बाजारों में रोजगार दरें गिरती देखी गई, जो 2018-19 में 5.8% से घटकर 3.2% पर आ गई। और उसके बाद उन्होंने आंकड़े दिए हैं। उन्होंने ये भी बताया, जो मैं आपको कह रहा था, 2018-19 में देश में बेरोजगारी 5.8% थी, 2022-23 में घटकर 3.2% हो गई, और अब देश में पहले से कहीं ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। 2018-19 में देश की 50.2% आबादी कामकाजी थी, लेकिन अब आज देश की 57.9% या कह लीजिए 58% आबादी कामकाजी है। इसलिए सोचिए, अगर भारत में काम करने वाले लोग बढ़ रहे हैं तो बेरोजगारी को लेकर विपक्ष जो राजनीति करता है उसका सच क्या होगा? और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी आज पहली बार आप सबके सामने ये आंकड़े खुद आकर आपके सामने रख रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम के आंकड़े हों, बेरोजगारी के आंकड़े हों या महंगाई के आंकड़े हों। ये प्रधानमंत्री खुद ये आंकड़े दे रहे हैं। आपने देखा होगा, हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने ऐसे नए नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया जिनका अनुभव बहुत ही कम था, जो आखिरी पंक्ति में बैठने वाले नेता हुआ करते थे। और बीजेपी के इस सरप्राइज ने हमारे देश के लोगों को भी काफी हैरान कर दिया था। आपको भी याद होगा, और इन तीनों राज्यों में किन नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया, इसे लेकर लोग बड़े हैरान थे। हमारा अगला सवाल उनसे यही था। हमने उनसे पूछा, हाल ही में हिंदी बेल्ट में 3 राज्यों के लिए नए चेहरे आपने चुने, ये ट्रेंड आपने तभी शुरू किया जब से आप प्रधानमंत्री बने हैं, इसके पीछे सोच क्या है? यह सवाल अभी तक किसी ने प्रधानमंत्री मोदी से नहीं किया है और ना ही उन्होंने कहीं इसका जवाब दिया है। तो सुनिए उनका जवाब। यह नया ट्रेंड नहीं है। वास्तव में भाजपा के भीतर इस प्रैक्टिस की सबसे बड़ी मिसाल तो मैं खुद हूं। जब मुझे गुजरात का मुख्यमंत्री चुना गया, मुझे पहले का कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था और विधानसभा में चुना तक नहीं गया था। हां, यह नए ट्रेंड की तरह दिखाई दे सकता है, क्योंकि आज दूसरी ज्यादातर पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हैं और बीजेपी का यही कल्चर है। और असल में इससे आप यह समझ सकते हैं कि बीजेपी भारत में इकलौती ऐसी पार्टी है जहां एक कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है, जबकि बाकी पार्टियों में यह संस्कृति नहीं है। और इसमें प्रधानमंत्री खुद जो है वो अपना उदाहरण दे रहे हैं। अगला हमारा सवाल था परिवारवाद पर। भाजपा इन तथाकथित परिवारवादी पार्टियों से कैसे अलग है? अब देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग, दिलचस्प जवाब उन्होंने आज दिया है। वो कहते हैं, भाजपा में एक ही समय नेतृत्व की कई पीढ़ियों को एक साथ पोषित करने की क्षमता है। भाजपा के अध्यक्षों को देखिए, आप हर कुछ वर्ष में नए चेहरे देखेंगे। हमारी काडर आधारित पार्टी है जो स्पष्ट मिशन लेकर चलती है। हम सब ने जमीनी कार्यकर्ता के रूप में शुरुआत की और समर्पण तथा कड़ी मेहनत के बूते ऊपर उठते गए। इसी प्रतिबद्धता के कारण विशेष रूप से युवा भाजपा के साथ मजबूती से जुड़ा महसूस करते हैं। लोकतंत्र में नई पीढ़ियों और नए खून को अवसर देना बहुत आवश्यक है। यह लोकतांत्रिक मंथन ही लोकतंत्र को जीवंत बनाता है। उन्हें लगता है कि कड़ी मेहनत के बल पर वो भी पार्टी के ऊपर उठ सकते हैं। अपने कार्यकर्ताओं के बारे में कह रहे हैं, हमारी पार्टी अलग अलग प्रयोग करने की अभ्यस्त है। गुजरात में हमने मंत्रिमंडल में सभी नए चेहरों का विकल्प चुना। दिल्ली में हमने स्थानीय निकाय चुनाव में सभी नए चेहरों का विकल्प चुना है। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी का जवाब, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े भी इसी जवाब को सपोर्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, पिछले 25 वर्षों में बीजेपी में 8 नेता पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। 8 नेता, आपकी स्क्रीन पर उन सब के नाम है। जबकि कांग्रेस पार्टी में पिछले 25 वर्षों में सिर्फ 3 अध्यक्ष हुए हैं और इनमें भी 24 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी रहे। यानी
इनमें भी 25 में से 24 साल एक ही परिवार के, गांधी परिवार के लोग रहे, सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी, और अब मल्लिकार्जुन खड़गे रहे। जबकि इसी दौरान बीजेपी ने अपने 8 पार्टी अध्यक्षों को बदल दिया। आप अपनी स्क्रीन पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच के इस अंतर को देखिए, और प्रधानमंत्री ने इस पर हमें इंटरव्यू में और क्या कहा वो मैं आपको पढ़कर बता ही चुका हूं। उत्तर दक्षिण की जो बात होती है, भाजपा किसी भी दक्षिण या पूरब के बड़े राज्यों में सत्ता में नहीं है। इनमें से ज्यादातर राज्यों में मजबूत क्षेत्रीय नेता हैं। सच्ची अखिल भारतीय पार्टी बनने का भाजपा का गेम प्लान क्या है? और यह बात आपने देखा होगा आजकल बड़ी कही जा रही है कि बीजेपी जो है वो उत्तर भारत की पार्टी है, नॉर्थ इंडिया की काऊ बेल्ट की पार्टी है, हिंदी बेल्ट की पार्टी है। दक्षिण भारत में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, यह कहा जाता है। अब प्रधानमंत्री मोदी का जवाब देखिए। उन्होंने कहा, पहले बीजेपी को ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कहा जाता था, फिर कहा जाता था कि बीजेपी हिंदी भाषी राज्यों की पार्टी है, या बीजेपी शहरी इलाकों की पार्टी है, गांवों की पार्टी नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि बीजेपी ने इन सारे लेबल्स को गलत साबित किया, और आज यह बात सही भी लगती है। देखिए, जिस बीजेपी को ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कहा जाता था, आज वो बीजेपी ओबीसी समुदाय की सबसे फेवरेट पार्टी बन गई है। 2019 में बीजेपी के जो 303 सांसद चुनाव जीते, उनमें से 85 सांसद ओबीसी थे, जबकि सितंबर 2023 में बीजेपी के देश में 1358 विधायक थे सितंबर तक, जिनमें से 27% विधायक ओबीसी समुदाय से आते हैं। इससे आप ये समझ सकते हैं कि बीजेपी ब्राह्मण और बनियों की नहीं, बल्कि अब सभी वर्गों की पार्टी बन गई है। आदिवासियों ने इस बार छत्तीसगढ़ के चुनाव में बीजेपी को कितना वोट दिया, और बीजेपी में इस समय सबसे बड़ी भागीदारी ओबीसी समुदाय की बन चुकी है, एक जमाने में जिसे ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कहा जाता था। अब अगले मुद्दे पर आते हैं इस पर, लेकिन मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता था जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। देखिए, उनके जवाब का एक अंश यह भी है जो मैं आपको अभी बताना भूल गया। देखिए, वो कहते हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में हम प्रमुख विपक्षी दल हैं। बिहार में लोगों ने अपना प्रबल समर्थन और जनादेश वास्तव में हमें दिया है। 6 महीने बाद कर्नाटक में हमारी सरकार थी, यहां तक कि आज भी पुदुचेरी में हमारी सरकार है। फिलहाल हम 16 राज्यों में शासन कर रहे हैं, 8 में प्रमुख विपक्षी दल हैं। और फिर वो कहते हैं, अब पूर्वोत्तर के 6 राज्यों में हम सरकार में हैं, जिनमें नागालैंड और मेघालय जैसे ईसाई बहुल राज्य भी हैं। और जहां तक बात दक्षिण भारत की है, तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि लोकसभा सीटों की दृष्टि से हम सबसे बड़ी पार्टी हैं दक्षिण भारत में। 2 लोकसभा सीटों की विनम्र शुरुआत से अब 303 तक की हमारी यात्रा पर विचार कीजिए। क्या हम देश के सभी हिस्सों के लोगों के समर्थन और शक्ति के बिना राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण ताकत बनकर कभी उभर सकते थे? ऐसा उनका कहना है। अगली चर्चा है, अगला सवाल है, हाल के विधानसभा चुनाव में लीड कैंपेनर होने के नाते आपकी रैलियों ने निर्णायक फर्क पैदा किया है। तो सब लोग आजकल ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, वही सबसे बड़ा नाम है, उनकी रैलियां होती हैं और उनकी रैलियों के आधार पर ही, सिर्फ उनके नाम पर बीजेपी चुनाव जीत रही है। इसका जवाब सुनिए। वो कहते हैं, आपका आकलन यहां थोड़ा अधूरा है। भाजपा काडर आधारित पार्टी है। ठेठ पोलिंग बूथ तक भाजपा के पास प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं का विशाल नेटवर्क है। हर स्तर पर उसके पास नेतृत्व है जिसकी लोगों के बीच गूंज सुनाई देती है। जीत सबके मिले जुले प्रयासों से आती है, इसलिए मुझे श्रेय देना अनुचित होगा। श्रेय हमारे कार्यकर्ताओं और उनकी कड़ी मेहनत को जाता है। यानी प्रधानमंत्री मोदी जो जीत बीजेपी को मिल रही है उसके लिए अकेले श्रेय नहीं लेना चाहते, कार्यकर्ताओं को श्रेय दे रहे हैं। अगला सवाल, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मोदी गारंटी क्या है? क्योंकि आजकल देश में मोदी की गारंटी की बड़ी चर्चा हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि उनकी गारंटी कोई चुनावी वादा या चुनावी नारा नहीं है। तो बड़ी बात विपक्षी दलों के लिए भी और पत्रकारों के लिए भी जो ये कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का कहना है, मेरे लिए गारंटी केवल शब्द या चुनावी वादे नहीं है, यह मेरी दशकों की कड़ी मेहनत है, यह समाज के प्रति संवेदनशीलता की अभिव्यक्ति है। मैं जब गारंटी की बात करता हूं तो मैं अपने को इसके साथ बांधता हूं। यह मुझे सोने नहीं देती, यह मुझे कड़ी मेहनत करने को प्रेरित करती है।
ये मुझे अपना सब कुछ देश के लोगों को दे देने की तरफ ले जाती है। कृपया करके गारंटी शब्द के शब्दकोश वाले अर्थ की तलाश मत करिए। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सुनवाते हैं जब उन्होंने लोगों को मोदी की गारंटी दी थी और कैसे लोग आजकल आंख बंद करके मोदी की इस गारंटी पर विश्वास कर रहे हैं। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा। दोस्तों, थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पर पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। तो जब ये गारंटी की बात होती है, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जो गारंटी की बात करते हैं, जब हम बाजार में कोई सामान लेने के लिए जाते हैं किसी दुकान पर, तो अक्सर हर व्यक्ति, आप भी यही कहते होंगे कि जो सामान हम खरीद रहे हैं, कोई भी सामान हम खरीद रहे हैं, कोई कपड़ा खरीद रहे हैं, कोई मशीन खरीद रहे हैं, जूता चप्पल खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, सबसे पहले हम ये कहते हैं इसकी गारंटी क्या है, कितने दिन, कितने महीने और कितने वर्षों की गारंटी है। और फिर उस दुकान की अपनी रेपुटेशन क्या है, उस सामान, उस कंपनी का जो आप खरीद रहे हैं, आपने देखा होगा कुछ कंपनियों की जो रेपुटेशन है वो बड़ी अच्छी होती है, उनकी छवि अच्छी होती है, आप उनकी गारंटी पर तुरंत विश्वास कर लेते हैं। इसी प्रकार से ये पहली बार है जब ये गारंटी जो शब्द है, इसे राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी लेकर आए हैं, और ये गारंटी कितना गंभीर शब्द है ये उन्होंने देश को आज बताया है। तो आपकी गारंटी की परिभाषा क्या है? वो कहते हैं, जिस व्यक्ति को गरीबी के जीवन का अनुभव है, केवल वही समझाता है कि गरीब व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ाने वाली सबसे बड़ी शक्ति उसका विश्वास और उसकी आशा है। गरीबों की यही आस्था मुझे आगे बढ़ाती रहती है। मोदी अपना सब कुछ न्यौछावर कर देगा, पर अपने गरीब भाइयों और बहनों का यह विश्वास टूटने नहीं देगा। मोदी की गारंटी चुनाव जीतने के लिए तैयार कोई फॉर्मूला नहीं है। मोदी की गारंटी गरीबों का यही विश्वास है। आज देश का हर गरीब व्यक्ति जानता है कि मोदी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगा। आज देश के हर गरीब व्यक्ति को पता है कि पहले राजनीतिक दलों ने किस तरह उनका विश्वास तोड़ा, लेकिन उन्हें भी ये पता है कि मोदी की गारंटी पर विश्वास किया जा सकता है। गरीबों के इस विश्वास से ही मुझे ऊर्जा मिलती है, भले ही मुझे अपने को पूरी तरह थकाना पड़े या अपने पर सीमा से अधिक जोर डालना पड़े। मैं इस विश्वास को कभी भंग नहीं होने दूंगा। अब अगला सवाल हमने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा, क्या आपको 2024 में हैट्रिक करने का पूरा यकीन है और कौन कौन से मुद्दे आम चुनावों के नतीजों को प्रभावित करेंगे? तो उन्होंने क्या कहा, अब आपको बताते हैं। हैट्रिक पर क्या कहते हैं, देखिए। जहां तक 2024 की बात है, सवाल मेरे आत्मविश्वास का नहीं, मेरे हाथ में तो बस यही है कि लोगों की सेवा में अपना सब कुछ लगा दूं। मैं पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता से यह करने का प्रयास कर रहा हूं। और फिर आगे क्या कहते हैं मैं बताता हूं आपको। आगे वो कहते हैं, हैट्रिक इस गारंटी पर मोदी ने जो पहले बयान दिया था, पहले आप वो सुनिए। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। अब आप ये देखिए कि इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने अनुच्छेद 370 को लेकर क्या कहा, वो भी मैं आपको अभी
पढ़कर बताता हूं कि अनुच्छेद 370 पर उनका क्या कहना है। देश के सामने मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कानूनी समापन करने का नहीं है। लोगों को दिक्कत एक अस्थायी प्रावधान को खत्म करने में हुई देरी से है। संसद में नेहरू जी के ये कहने के बावजूद कि ये घिसते घिसते घिस जाएगी, 7 दशकों तक जम्मू कश्मीर के लोगों को और विशेष रूप से महिलाओं और साधनहीन समुदायों के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। अनुच्छेद 370 के हमेशा के लिए खत्म होने के साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग पहली बार अपने हाथों से अपनी नियति गढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। भारत का संविधान जो सामाजिक रूप से कमजोर समूहों के अधिकारों की रक्षा करता है, उन पर भी पूरी तरह लागू है। और जम्मू कश्मीर की महिलाएं आज खेलों से लेकर उद्यमिता तक विभिन्न क्षेत्रों में उभर रही हैं, नए उद्योग खुल रहे हैं और आतंकवाद रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी का 1990 का हम आपको उनका एक पुराना बयान दिखाते हैं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि किसी भी नेता के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। और प्रधानमंत्री मोदी 90 के दशक से कितने वर्षों से 30-40 सालों से जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर, आर्टिकल 370 के मुद्दे को लेकर लगातार मुहिम चलाए हुए हैं। और यह आज की बात नहीं है। आज के जमाने में जहां नेता और पार्टियां थोड़े थोड़े दिनों के बाद अपने फायदे के लिए अपने मुद्दे बदलती रहती हैं, अपनी राय बदलती रहते हैं, वहां आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर के मुद्दे से किस जमाने से जुड़े हुए हैं। देखिए, अब आप यह भी जरूर जानना चाहेंगे कि चीन और पाकिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का क्या रुख है और इन दोनों देशों से डील करने का मोदी का तरीका क्या है, यानी मोदी वे क्या है। हमने पूछा आपका क्या रुख है चीन और पाकिस्तान पर, तो वो कहते हैं पड़ोसियों के साथ व्यवहार की मोदी राह यही है कि रिश्ते रचनात्मक और सहयोगात्मक हों, लेकिन जरूरत पड़ने पर दो टूक और ठोस हो। यहां बात ध्यान देने वाली वो ये है, जरूरत पड़ने पर दो टूक और ठोस हो। पहल और चुनौतियां दोनों में आप पहले से अंतर देख सकते हैं, ये उनका कहना है। आपको याद होगा जब रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था, उस समय प्रधानमंत्री मोदी जब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले थे, तब उन्होंने कहा था उनसे कि यह युद्ध का दौर नहीं है, दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। यूक्रेन के बारे में जब आज हमने उनसे बात पूछी कि क्या उनकी जो मोदी रहा है, मोदी वे जो है वो क्या है, वो कहते हैं मेरा हमेशा से मानना रहा है कि भय और दबाव से मुक्त माहौल में ईमानदार बातचीत और ईमानदार कूटनीति से मतभेदों को सुलझाया जाना चाहिए, चाहे यूक्रेन हो या गाजा। हमारा रुख इसी के इर्द गिर्द रहा है। हम आतंकवादियों या हिंसा को एजेंडा तय नहीं करने दे सकते। देखिए बड़ी बात, हम आतंकवादियों या हिंसा को एजेंडा तय करने नहीं दे सकते। जिन लोगों की टकराव में कोई भूमिका नहीं, वे ही अक्सर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। कूटनीति को प्रधानता देने का मतलब यह नहीं कि आतंकवाद और क्षेत्रीय संप्रभुता के मामले में हम समझौता कर लें। अब 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया फॉर्मूला देश को दिया है और उसका नाम है ज्ञान फॉर्मूला, GYAN। तो उसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने आज क्या कहा है वो भी मैं आज आपको पढ़कर बताऊंगा। ज्ञान में G का मतलब है गरीब, Y का मतलब है युवा, A का मतलब है अन्नदाता और N का मतलब है नारी शक्ति। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए उनकी सफलता का मंत्र यही है कि उनके लिए देश पहले है। और सबसे बड़ी बात है वो ये कहते हैं कि 2047 के लिए वो ज्ञान का सम्मान करेंगे और ज्ञान के लिए वो काम करेंगे। तो देखिए उन्होंने जो फॉर्मूला दिया है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश कैसे बन सकता है, उसका फॉर्मूला आपके स्क्रीन पर है। वो कहते हैं कि मेरा फॉर्मूला ये है जिसका नाम है ज्ञान, और ये हमारा वोट बैंक भी है और इस वर्ग में हमने देश को बांट दिया है, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति। और वो कहते हैं कि हम ज्ञान का सम्मान करेंगे, ज्ञान को हम आगे बढ़ाएंगे और इसके चलते ही हम लोग
एक विकसित देश बनेंगे। यानी प्रधानमंत्री मोदी की जो नेशन फर्स्ट वाली जो सोच है, उसी की वजह से वो रेवड़ी वाली पॉलिटिक्स और तुष्टीकरण की राजनीति से दूर रहते हैं। आखिर में जब उनसे पूछा गया, उनसे बात की गई कि भाई आप जब कोई बड़े फैसले लेते हैं तो आप वो बड़े फैसले कैसे लेते हैं, तो उनका यह कहना था कि मैं सिर्फ एक लेंस लगाता हूं, और वो लेंस ये है कि जो कुछ देश के हित में है मैं वो करता हूं। और जैसे ही मेरे दिमाग में ये बात आती है कि जो भारत के हित में है वैसा फैसला करना चाहिए, तो मेरे लिए फैसला करना बहुत आसान हो जाता है। भारत को टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनाने पर क्या कहा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर क्या कहा है, इस पर भी उन्होंने अपने विचार दिए हैं। और वो चाहते हैं एआई के बारे में, हम ये भी चाहते हैं कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अग्रणी बने। हम भारतीय भाषाओं की विविधता और हमारी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बड़े स्वदेशी भाषा मॉडल में अपनी कंप्यूटिंग शक्ति पर काम करेंगे। टेक्नोलॉजी के प्रति मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है, और आज कक्षाओं से लेकर बेडरूम तक हम प्रगतिशील और स्थिर नीतियों के साथ इनोवेशन और पूंजी की आसान उपलब्धता पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। फिर वो कहते हैं, मैं लोगों में 2047 तक देश के विकसित राष्ट्र के लिए आशावाद देखता हूं, और यही ऊर्जा मेरी प्रेरणा शक्ति है। हम ज्ञान GYAN यानी ज्ञान पर ध्यान देंगे। इसमें जो मैं आपको बता चुका हूं, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, ये उन्होंने कहा है। इसकी मदद से भारत एक विकसित देश आगे चलकर बन सकता है। इसी इंटरव्यू में G20 को भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताया है। और यूक्रेन और गाजा युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि यह युद्ध का समय नहीं है, और भय और दबाव से मुक्त माहौल में बातचीत जरूर होनी चाहिए। आज मैं आपको उनका एक पुराना बयान सुनाता हूं, जब उन्होंने यूक्रेन और रशिया के बीच जब बातचीत चल रही थी, उस दौरान जब कहा था कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। आपका व्यू पॉइंट समझने का मुझे भी एक अवसर मिलेगा। और आप ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कल अयोध्या जाएंगे, और अयोध्या में तो उन्होंने जो है एक नया रिकॉर्ड बना ही दिया है। लेकिन आज हमारी जो कोशिश थी वो ये थी कि प्रधानमंत्री मोदी का ये जो इतना बड़ा इंटरव्यू हुआ है, उनसे हमने ये भी पूछा कि नए साल के लिए आपका रेजोल्यूशन क्या है। तो वो कहते हैं, मैं नए साल के लिए चाहतों की सूची बनाने में विश्वास नहीं करता। हमने पूछा था उनसे कि आपकी विश लिस्ट क्या है, तो वो कहते हैं कि मैं नए साल के लिए विश लिस्ट में विश्वास नहीं करता, मैं वर्क लिस्ट में विश्वास करता हूं, और इसके बदले मैं विश लिस्ट की बजाय कार्य सूची बनाने में विश्वास करता हूं। वर्क लिस्ट मैं बनाने में विश्वास करता हूं। नए साल में मुझे क्या चाहिए, तो वो उन्होंने जो बताया है वो इस समय आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। तो बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को यह पूरा विश्वास है कि 2024 में उनकी हैट्रिक जरूर बनेगी, और उनका यह कहना है कि इस देश ने मिलीजुली सरकारों के 30 साल देख लिए हैं। यह देश 30 साल अपने बर्बाद कर चुका है। हमारे देश को इस समय मिलीजुली सरकार नहीं चाहिए, हमारे देश को निर्णायक सरकार चाहिए, और देश के लोगों ने यह देख लिया है कि बीजेपी एक निर्णायक सरकार दे सकती है, बीजेपी डिलीवर कर सकती है, और इसलिए देश के लोगों की जो आस्था है वो इस समय बीजेपी में है, विश्वास जो है वो बीजेपी में है। और अब देश के लोग जो 30 साल में उन्होंने मिलीजुली सरकारों का परफॉर्मेंस देखा, अब दोबारा उस दौर में वो जाना नहीं चाहेंगे। ये 2023 का ये अंतिम जो है दौर चल रहा है, अब बस 2 दिन और बचे हैं,
और 2023 के आखिर में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया टुडे ग्रुप को यह इंटरव्यू दिया है, जिसमें एक नहीं बल्कि तीन पत्रकार उनके सामने बैठे हुए थे और उन्होंने वो तमाम सवाल पूछे जो सवाल कोई भी विपक्षी नेता पूछता, कोई भी पत्रकार पूछता, या आप सबके मन में भी जो सवाल थे, ये सारे सवाल उनसे पूछे गए और एक एक करके प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपने जवाब दिए हैं उससे आपको उनकी रणनीति पता चलेगी, उनका स्टाइल पता चलेगा, वो आगे क्या करना चाहते हैं उसका रोड मैप आपको पता चलेगा और उनकी अपनी विचारधारा क्या है, वो काम किस तरह का काम करना चाहते हैं और प्रमुख मुद्दों पर वो क्या सोच रखते हैं, ये आपको पता चला होगा। और जिंदगी में अगर सफल होना है तो पैसे को हमेशा जेब में रखें, दिमाग में नहीं।